व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रास, जहां हमें बीते दिनों से यही देखने को मिल रहा है कि आखिर कैसे ईडी एक अलग बैकलैश फेस कर रही है। अब हम बात करें पार्लियामेंट की या सुप्रीम कोर्ट की, हर जगह ईडी टारगेट हुई है कि वे सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है और उनके द्वारा कन्विक्शन की रेट बहुत कम है। और सुप्रीम कोर्ट में तो एक ऐसा केस घूम रहा है जो सिर्फ एक कानूनी मैटर नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का भी सेंटर बन गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA। और इस बार बात हो रही है रिव्यू पिटिशन की, जो 2022 के विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट को चैलेंज कर रही है। अगर आपको याद हो कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को काफी स्वीपिंग पावर्स दे दी थी। अरेस्ट, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, सर्च, सीजर एंड स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस को अपहोल्ड कर दिया था। पर अब सवाल ये है कि क्या ये रिव्यू पिटिशंस मेंटेनेबल है, या सिंपल शब्दों में क्या सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को दोबारा खोल के देख सकती है। अब इस मामले में 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, और ये 13 क्वेश्चंस क्या है, कैसे ईडी के पावर्स को कम करने की बात हो रही है, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, और क्या इस मामले में CJI BR गवई भी शामिल होने वाले हैं, सब कुछ चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब विजय मदन लाल जजमेंट जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें PMLA को काफी स्ट्रांगली अपहोल्ड किया गया। कोर्ट ने कहा कि ईडी ऑफिसर्स पुलिस नहीं है, मतलब उनकी इंक्वायरी सू जेनेरिस है यानी कि यूनिक, और CRPC के रूल्स उन पे अप्लाई नहीं होते। ECIR FIR जैसा नहीं है, इसलिए अक्यूज्ड को देना जरूरी नहीं है। बेल प्रोविजंस यानी कि सेक्शन 45 के ट्विन कंडीशंस, पहला कि अक्यूज्ड को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, और दूसरा कि ऑफेंस दोबारा नहीं करेगा, वैलिड है। अब बीते दिन जब सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भूयान और NK सिंह ने ये मैटर सुना, तो बेंच ने साफ कहा कि पहले वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये रिव्यू पिटिशंस मेंटेनेबल है, क्योंकि रिव्यू का स्कोप काफी लिमिटेड होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने क्लियर किया कि फर्स्ट प्लीज असिस्ट अस ऑन द प्रीलिमिनरी इश्यूज। और हाँ, बेंच ने एक इंटरेस्टिंग बात भी बोली, कहा कि फॉर नाउ वी विल कीप एवरीथिंग ओपन। मतलब अगर मेंटेनेबिलिटी पर केस टिकता है तो फिर सब्सटेंटिव लीगल क्वेश्चंस भी देखे जाएंगे। अब रिव्यू पिटिशनर्स के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल खुद कोर्ट में थे। उन्होंने कहा कि विजय मदन लाल जजमेंट ने क्रिमिनल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स को ही हिला दिया है, स्पेशली प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को रिवर्स कर दिया, आर्टिकल 21 के सेफ गार्ड्स डाइल्यूट कर दिए, और ईडी को डिस्प्रोपोर्शनेट पावर्स दे दी, और साथ ही सारे कनेक्टेड मैटर्स एक साथ टैग करने की मांग की है, जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट बेंच ने CJI BR गवई के पास जाने को कहा। लेकिन ईडी की ओर से मौजूद ASG SP राजू ने भी 3 स्ट्रॉन्ग प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस रेज किए कि क्या रिव्यू पिटिशन में कोई एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड दिख रहा है, क्योंकि रिव्यू के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा कि क्या ये रिव्यू पिटिशन असल में एक अपील का डिस्गाइज है, अगर हाँ तो ये डिसमिस हो सकता है। और तीसरा कि क्या 25 अगस्त 2022 के ऑर्डर के बाद सिर्फ 2 ही इश्यूज, ECIR की सप्लाई एंड रिवर्स बर्डन कंसिडर किया जा सकता है। पिटिशनर्स कहते हैं कि विजय मदन लाल जजमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को काफी हिट किया। उनका मेन फोकस है रिवर्स बर्डन क्लॉज। सेक्शन 24 कहता है कि अक्यूज्ड को प्रूफ करना पड़ेगा कि पैसा क्लीन है, मतलब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का प्रिंसिपल यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पहले ही आपको गिल्टी माना जाएगा और आपको प्रूफ करना है कि आप गिल्टी नहीं है। दूसरा, नॉन सप्लाई ऑफ ECIR। ईडी के केस में जो इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो अक्यूज्ड को नहीं दी जाती। अब पिटिशनर्स कहते हैं कि आर्टिकल 21 के खिलाफ है, क्योंकि आपको खुद के अगेंस्ट एलिगेशंस का प्रॉपर पता नहीं होता। तीसरा, स्ट्रिंगेंट बेल कंडीशंस अंडर सेक्शन 45। अभी ट्विन कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट है कि बेल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती है। अब पिटिशनर्स ने कोर्ट के लिए 13 की क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। ये सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं बल्कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मूल सवाल है, जैसे पहला, whether the court ought to have first decided if amendments to key PMLA provisions via money bills were unconstitutional and whether they violated the constitution। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट को पहले डिसाइड करना चाहिए था कि PMLA के इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स को मनी बिल के थ्रू लाना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं थी। दूसरा, whether the court erred in reading the word and in section 3 projecting or claiming as or thus dilating the offense of money laundering। यानी कोर्ट ने सेक्शन 3 में एंड को और के रूप में इंटरप्रेट करके क्या गलती की, क्या इससे मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का स्कोप अननेसेसरली ब्रॉडन हो गया। तीसरा, whether this interpretation erased the legal distinction between committing a scheduled offense and committing money laundering। क्या इस इंटरप्रिटेशन ने शेड्यूल्ड ऑफेंस और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच का क्लियर लीगल डिफरेंस ही खत्म कर दिया। फोर्थ, whether the ruling that money laundering is a continuing offense retrospectively violates Article 20 and 21। Fifth,
whether the classification of PMLA as a sui generis legislation rather than a penal law was legally erroneous. Sixth, whether by equating investigation and inquiry and allowing compelled testimony under Section 50, the judgment violates Articles 19, 20, subsection 3 and 21. Seventh, whether the court erred in holding that ED officers are not police officer, यानी कि क्या कोर्ट का ED officers को पुलिस ऑफिसर्स के बराबर ना मानना एक गलती थी। 8. Whether under Section 65 CRPC provisions should apply to PMLA cases unless inconsistent and whether the court's ruling to the contrary is erroneous. 9th, whether the finding that the ECIR is an internal document not required to be supplied to the accused violates Article 21 in Basic Criminal Law Principles. क्या कोर्ट का ये कहना कि ECIR एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और अक्यूज्ड को देना जरूरी नहीं आर्टिकल 21 और बेसिक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट है। 10th, whether the judgment wrongly revived the twin conditions for bail under Section 45 despite the 2018 amendment not explicitly reviving them. 11th, whether Section 45 should have been declared unconstitutional as its twin conditions continue to violate Articles 14, 19 and 21. 12th, whether the court expanded Section 5 scope by holding that property attachment can occur even without a registered scheduled offense. और last question, कि whether upholding the reverse burden of proof resulted in manifest error causing irremediable injustice. यानी कि क्या reverse burden of proof को uphold करना इतनी बड़ी गलती थी कि उससे irreparable injustice हुआ। तो पहले क्या डिसाइड होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले वो ये देखेंगे कि रिव्यू पिटिशंस मेंटेनेबल है भी या नहीं। अगर मेंटेनेबिलिटी प्रूव हो गई तभी ये 13 लीगल क्वेश्चंस पर आर्गुमेंट सुनेंगे। अब रिव्यू पिटिशंस की शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहले रिव्यू पिटिशन कांग्रेस MP कार्ति चिदम्बरम ने अगस्त 2022 में फाइल किया, फिर और लोग भी जुड़ गए। अगस्त 25, 2022 को तब के CJI NV रमना की बेंच ने कहा कि दो इश्यूज ECIR एंड रिवर्स बर्डन प्राइमा फसाई रिकंसिडर करने लायक है। तब से ये रिव्यू पिटिशंस मल्टीपल बार लिस्ट होती रही है, पर सब्सटेंटिव हियरिंग अब होने वाली है। तो कोर्ट ने मैटर को 6 अगस्त के लिए लिस्ट किया है। तब पहले मेंटेनेबिलिटी आर्गुमेंट्स होंगे, फिर अगर कोर्ट सैटिस्फाइड होती है तो फिर ये 13 क्वेश्चंस पर फुल फ्लेजेड हियरिंग होगी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।